है एवरीवन, ये पार्ट 2 है एसजीपी का स्विच करंट प्रोटेक्शन का। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने रिले पढ़ा था, रिले के पार्ट्स पढ़े थे। आज हम रिले की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने फॉल्ट का पढ़ा था, फॉल्ट की प्रॉपर्टी पढ़ा था और सभी प्रोटेक्शन डिवाइड पढ़ा था जैसे कि प्राइमरी प्रोटेक्शन, प्राइमरी रिले क्या होता है, सेकेंडरी रिले या बैकअप रिले क्या होता है, ये सब हमने पिछले वाले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हम सिंगल लाइन द्वारा फॉल्ट कंडीशन को हम दर्शाते हैं। सभी फॉल्ट्स के बारे में भी पढ़े थे। तो आज हम फ्यूज की प्रॉपर्टी कह लें या फिर रिले की प्रॉपर्टी बात एक ही है के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और एबनॉर्मेलिटी के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जो सिलेक्टिविटी होता है, यह सिलेक्टिविटी जो प्रोटेक्टिव रिले की वह प्रॉपर्टी या वह गुण है जो कि फॉल्ट प्रोटेक्टिव सिस्टम में फॉल्ट कंडीशन व नॉर्मल कंडीशन के बीच का अंतर बताती है। ठीक है, कि उसमें अंतर क्या है, जब फॉल्ट हो जाए और नॉर्मल बॉडी में अंतर क्या है। यह अपने प्रोटेक्शन जोन और दूसरे प्रोटेक्शन जोन के फॉल्ट का अंतर भी पता करती है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव रिले को फॉल्ट और पावर सर्ज के अंतर को अपने इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक या किसी ऑक्सिलरी रिले के माध्यम से भी इसको पहचानने के योग्य होना चाहिए। ठीक, ये मेरा छोटा सा डिफिनेशन था सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का सिर्फ यही काम होता है कि यह फॉल्ट कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के बीच का अंतर बताती है। दूसरा है रिलायबिलिटी। जो रिलायबिलिटी होता है, सबसे मेन थिंग कि जो रिलायबिलिटी होता है ये सिस्टम की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो सिस्टम का स्टेबिलिटी होता है वो फॉल्ट करंट जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रिलायबिलिटी भी हमारा फॉल्ट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जब हमारे सर्किट में फॉल्ट करंट यदि बढ़ता है तो उस समय हमारा रिलायबिलिटी घटता है। लेकिन जो ये फॉल्ट करंट होता है यह भी एक जो शंट फील्ड होता है इम्पीडेंस, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि आगे देखते हैं। और ये प्रोटेक्टिव सिस्टम को हाई डिग्री की रिलायबिलिटी के साथ ऑपरेट होना चाहिए। इसलिए हाई डिग्री के साथ ऑपरेट होना, हाई डिग्री की रिलायबिलिटी के साथ ऑपरेट होना चाहिए ताकि उसमें फॉल्ट कम हो। अभी हमने बताया कि जो रिलायबिलिटी होती है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो स्टेबिलिटी होती है वो फॉल्ट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए आगे इसकी देखते हैं जो हमने बताया इसके बारे में ही। ठीक है, देखिए रिलायबिलिटी है कि किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर को उस सिस्टम की रिलायबिलिटी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी के समानुपाती होता है। यानी रिलायबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के होता है, वो 1/IF यानी कि फॉल्ट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो जेड जो लिखा है ये हमारा शंट फील्ड है। ठीक है, शंट फील्ड इम्पीडेंस है, ये जो जेड है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सदैव उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी शक्ति प्रणाली की स्टेबिलिटी की रिलायबिलिटी उतनी अधिक होगी जितनी उसके फॉल्ट करंट की कम होगी या उसकी इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट। ठीक है, हमारा जो जेड है वो इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट है, का मान ज़्यादा होगा। रिलायबिलिटी उतना ही कम होगा जितना धारा का मान अधिक या प्रतिबाधा का मान कम होगा विभिन्न प्रकार के प्रदोषों में उनका फॉल्ट करंट का रोटेशन। ठीक है, देखते हैं विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं। जैसे कि जो लाइन है जो हम आपको फॉल्ट का जो फर्स्ट पार्ट में हमको बताया था कि LL क्या होता है, LG क्या होता है, सब फॉल्ट होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि इस रिलायबिलिटी की डिफिनेशन के आधार पे सबसे ज़्यादा जिसमें जो हमारा उपरोक्त संबंध में ये ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ओवरलोड प्रोटेक्शन, जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहेगा उस कंडीशन में हमारी जो सिस्टम की स्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी बहुत अधिक होती है। जब ओवरलोड रहेगा, क्योंकि ओवरलोड रहेगा तो उस समय हमारा जो फॉल्ट करंट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसमें ओवरलोड हमारा रहेगा तभी। ठीक है, इसमें और सबसे जो हल्का लोड है उसमें फॉल्ट करंट बहुत अधिक हो, जैसे कि LLL है, इसमें हमारा
जो है LLL है जो इसमें फॉल्ट की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इसमें कम होगी क्योंकि इस कंडीशन में फॉल्ट करंट का मान सबसे हाई होता है। तो अगर पूछे इतना सारा दे दे कि LL, LG, LLG, LL, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट करंट का मान किस में अधिक होगा, तो LL इसलिए अधिक होगा क्योंकि इसमें सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी का मान कम होता है और इसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा फॉल्ट करंट होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के वो जो होता है स्टेबिलिटी, ये किसी इलेक्ट्रिकल पावर की स्टेबिलिटी जो होता है ये फॉल्ट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि सर्किट में जब फॉल्ट करंट की वैल्यू बढ़ती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है घट जाती है और ये जो होता है शंट फील्ड इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉल्ट करंट। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा शंट फील्ड इम्पीडेंस। देखिए स्टेबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉल्ट करंट, ठीक, लेकिन जो हमारा फॉल्ट करंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इम्पीडेंस फॉल्ट शंट के। ठीक है, इम्पीडेंस फॉल्ट जिससे कि हम जेड से डिनोट करते हैं। यानी कि जब फॉल्ट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है यानी कि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इम्पीडेंस फॉल्ट शंट। और फिर हमारा इम्पीडेंस फॉल्ट शंट क्या होता है, फॉल्ट करंट क्या होता है, सब हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट से जाके। अब तीसरा पॉइंट हमने देखते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक। बताइए इसमें ये सामान्य स्थितियों में ये भिन्न स्थितियाँ होती हैं जो मतलब कि इलेक्ट्रिक रोधन असफल हुए बगैर ही उसमें ये उत्पन्न होती हैं तथा और सतत कायम रहने पर भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ये घातक दोष उत्पन्न होते हैं। यानी कि आपको सब कुछ उसमें सही बेटर लगेगा उसके बाद भी जो फॉल्ट उत्पन्न हो जा रही है वही हमारा एबनॉर्मल कंडीशन हुआ। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारी जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं जैसे कि ओवरलोड या अंडरलोड कंडीशन होती है। ये आप अक्सर एग्जाम में पूछता है कि एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल कंडीशन होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रिकल रोधन के असफल हुए बगैर ये उत्पन्न हो जाते हैं ये जो फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो वही हमारा एबनॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक, सतत कायम भी रहेगा उसके बाद भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में घातक दोष उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कोई प्रॉब्लम ना होने पे भी जो दोष उत्पन्न हो जा रहा है वही एबनॉर्मल कंडीशन कहलाता है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जैसे कि पहला हमारा ओवरलोड एंड अंडरलोड कंडीशन हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरा ओवर करंट एंड अंडर करंट कंडीशन, फिर ओवर पावर फैक्टर एंड अंडर पावर फैक्टर कंडीशन, PF का मतलब हुआ ओवर फ्रिक्वेंसी एंड अंडर फ्रिक्वेंसी का। इस प्रकार हमारे 12 कितने हुए 13 हो गए, 13 टाइप के होते हैं, आप सभी को नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एबनॉर्मलिटी के बारे में भी पढ़ा, उसके टाइप्स के भी बारे में पढ़ा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड होती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और सभी सब्जेक्ट के वीडियो इस पर इस समय डेली अपलोड हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।